हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो हमारा सीरीज एक लेक्चर चल रहा है, ठीक है, इसमें हम लोग एक नया चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और एक चैप्टर और बचेगा जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम और मसल वाला जो चैप्टर, ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट के नाम से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये चैप्टर बचेगा। लास्ट हमारा बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। पूरा अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिए होते हैं उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिए होते हैं उसके बाद एनिमल टिश्यू का चैप्टर एक बच रहा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और इतना बेहतरीन बेहतरीन तरीका बताएंगे कि एनिमल टिश्यू का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा कोर कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मेरा वीडियो जाके देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। लास्ट एक बचता है जूलॉजी का एक चैप्टर बचता है एनिमल किंगडम। वो एनिमल किंगडम का मेरे पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक है, इसका सारा एग्जांपल जरा जितना भी इसका होता है इतना सारा चीज क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें, ठीक है। चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए हमें ध्यान ये रखना है कि फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। पहले तो हम लोग देखो, इंसान है तो दूसरे इंसान को दूसरे जानवर को भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म को ध्यान रख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी बात कर लेंगे कि भाई उसमें क्या होता है। और दूसरा एक और चीज हम लोग देख लेंगे कि कनेक्शन क्या होता है, जो हार्मोनल सिस्टम है, जो हार्मोन वाला चैप्टर है, और हार्मोन न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के बीच में कनेक्शन बैठता है, ठीक है। वो कनेक्शन से ही हमारा जो पूरा बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो चलता है, ठीक है। उसके बिना कुछ नहीं होता। तो वो कनेक्शन हम लोग समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे। तो बाद हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का लेक्चर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। देखो, तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखो, न्यूरल सिस्टम में क्या जनरेट होता है, नर्व इंपल्स जनरेट होता है, टारगेट ऑर्गन तक क्या जाता है, नर्व इंपल्स जाता है वाया न्यूरॉन। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या फंक्शन करता है, हार्मोन फंक्शन करता है। जो देखो, इसको मान लो, समझ लो कि गाड़ी है, ट्रांसपोर्टर है, ट्रक है, ठीक है। तो इम्पल्स एक तरह का इम्पल्स कैरी करता है, ठीक है। इम्पल्स किसके द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा, और ये हार्मोन जाता है, ठीक है, टारगेट ऑर्गन पे जाता है, ठीक है। अब टारगेट ऑर्गन पे क्या फंक्शन है, टारगेट ऑर्गन पे तो क्या क्या मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में। टारगेट ऑर्गन पे जाने के बाद ये क्या करता है, देखो, ये यहाँ पर में जाके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन तो बैठाता है न्यूरल सिस्टम, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं बैठाता। वहीं पर भी ये देखो इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक करंट की तरह ये काम करता है न्यूरल सिस्टम, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फास्ट स्पीड होता है। लेकिन जो ये हार्मोन है ये केमिकल नेचर का होता है, केमिकल सब्सटेंस वाला जो चीज होता है वो धीरे होता है, स्लो स्पीड होता है। इसका सर्विस क्या होता है, स्लो होता है। इस तरह क्विक होता है, शॉर्ट लिव। जब फास्ट स्पीड होगा तो ये रिस्पॉन्स कितना, ये जल्दी रिस्पॉन्स देगा न्यूरल सिस्टम वाला, लेकिन वहीं पर में रिस्पॉन्स इसका लेट होता है, इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। ये मैसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है एग्जैक्ट लोकेशन पे, ठीक है, और ये वाइड स्प्रेड पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन जो हार्मोन है ये वाइड स्प्रेड पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लेकिन वहीं पे बात करते हैं, रैंक कर रहा है, अगर वहीं पे बात करते हैं कि एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। चलो, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में क्या है। तो ये मैं बोल दूं कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं, ठीक है, मतलब ये इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन, ये ज्वाइंटली आपस में कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि तुम समझ लो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट कर रहा है, तभी तो पिट्यूटरी ग्लैंड टिका हुआ है, उसका हार्मोन का फंक्शन, हार्मोन का फॉर्मेशन खुद करता है। हाइपोथैलेमस वो क्या है, न्यूरल कंट्रोल एंड न्यूरल सिस्टम से वो कंट्रोल होता है ना, ठीक है।
तो ये सिंक्रोनाइज फंक्शन में एक तरह से काम करता है हमारा जो है, ठीक है। चलिए तो देख लो जो एनसीईआरटी में बोल रहा है, जो चीज अभी मैं बताया, तो कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहला बात है कि फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारा जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन देखो यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट और कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे का फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, इंटरैक्ट करता है एक दूसरे को फंक्शन, ठीक है। जैसे कि हम लोग को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एनर्जी का डिमांड होता है हमें, ठीक है। मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं उस समय तो ऑक्सीजन का सप्लाई हमें उस समय बढ़ जाता है, और ये ऑक्सीजन का सप्लाई क्या करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, हार्ट इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ये सब क्यों होता है, फिजिकल एक्सरसाइज अगर स्टॉप हो जाएगा तो लंग्स, हार्ट, किडनी भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये सब क्या देता है भाई, न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल से तुम्हें लगेगा कि हाँ हाथ को ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे हाथ को घुमाना है, ठीक है, गर्दन को ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है। एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे ऐसे वाला गर्दन को अपना डाउन। ये एक्सरसाइज हमारे न्यूरल सिस्टम से आता है, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल से आता है कि जो न्यूरल मैकेनिज्म वो जनरेट करता है और हमारा एक्सरसाइज होता है, और उससे क्या होता है, होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो यहीं पे वो बात लिखा हुआ है कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स व्हेदर दे फंक्शन इन द सिंक्रोनाइज्ड फैशन। देखो, आपको ये स्लाइड नहीं लिखना, आपको ये बस लिखना है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए और क्वेश्चन भी सॉल्व हो। मैं बस बता दूंगा कि उसके बाद क्या स्लाइड लिखना है, ठीक है। अभी के लिए बस ये स्लाइड लिखो, अभी हम लोग ने भाषण दिया है, ठीक है। तो देखो, अब समझते हैं न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये जो लास्ट पॉइंट है, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। न्यूरल सिस्टम जो होता है वो क्विक कोऑर्डिनेशन करता है पॉइंट टू पॉइंट। जो जितना सारा पॉइंट एनसीईआरटी में ना, वो पिछले स्लाइड में मैंने लिख दिया था, डिस्कस हो जाएगा। बस अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखो कि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड द केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन। पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रेशन किसके थ्रू करता है, हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, मैकेनिज्म के बात करेंगे, ठीक है, और नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन को बात करेंगे, इंपल्स कंडक्शन के बात करेंगे, अक्रॉस द साइनेप्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, इसमें हम लोग बताएंगे। चलिए तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन अगर सबसे पहला बात करें कि लोअर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, लोअर वर्टिब्रेट्स सबसे पहला अगर बात करें कि वर्टी लोअर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जैसे कि हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में देखो, एक नेटवर्क ऑफ नर्व दिखता है, ठीक है, बहुत सिंपल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देखो इस तरह से नेटवर्क यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, बहुत सिंपल है। और सबसे सिंपलेस्ट वे किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। नर्व का एक नेटवर्क पाया जाता है हाइड्रा में, और सबसे सिंपलेस्ट वे में होता है, ठीक है, वेरी सिंपल इन द हाइड्रा। जैसे कि लोअर लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, इसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन पाया जाता है। दूसरा अगर पॉइंट बोलते हैं कि इंसेक्ट, इंसेक्ट में क्या पाया जाता है, न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। यहाँ पर में गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गैंग्लिया सब सारा चीज मैं आगे थोड़ा सा टर्म डिस्कस करूंगा, अभी के लिए थोड़ा समझ लो कि गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर बात करें कि इंसेक्ट में बात कर लेते हैं, इंसेक्ट में तो इसमें क्या क्या होता है, इस तरह से लिख लो ताकि याद रहेगा। क्या क्या होता है, ब्रेन होता है, प्लस गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, प्लस न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और जब हम लोग बात करते हैं अपने बारे में, जैसे कि वर्टिब्रेट्स में, तो वर्टिब्रेट्स में डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम यहाँ पर में देखने मिलता है। और डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम जो होता है वो क्या बोलते हैं, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग जनरली डिस्कस, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, अब तुम्हें क्या लिखना था, ये स्लाइड लिखना था, ठीक है, ये स्लाइड लिखना था। चलो, अब तुम्हें ये स्लाइड लिखना है। अब ये स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जो नेटवर्क होता है ना, पूरा स्केलेटन, ये नर्वस सिस्टम का यही ये पूरा एक मतलब एक तरह का स्केलेटन बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये अगर स्लाइड समझ में आ गया ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बैक में, नर्व्स में, ठीक है,
मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ये सब में जो कंफ्यूजन आएगा वो नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो ये जो है, 1 मिनट। ठीक है, चलो। तो देखो कि यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है, 1 मिनट। देखिए, अब नर्वस सिस्टम के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलो एक स्लाइड लेके बता देता हूँ ताकि उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है। ठीक है, चलो देखो, जब कंपोजिशन ऑफ नर्वस सिस्टम का बात करते हैं तो जो पहला सिस्टम है उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो दूसरा सिस्टम है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। ठीक है, देखो, पीएनएस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये चीज कंफर्म याद कर लो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन होता है और एक स्पाइन। ठीक है, एक ब्रेन होता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, दो चीज हो गया हमारे पास, ब्रेन और स्पाइनल। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का साइट होता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग वाया मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू लेते हैं, वो हमें सेंसरी में आगे बताऊंगा, जो भी हमारे ब्रेन में आता है इंफॉर्मेशन उसका। ठीक है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर, चलिए। तो देखो, ये इस तरह से हमारा ब्रेन होता है ऊपर में, और यहाँ पर में वाया स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर में कनेक्शन। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब देखो, ब्रेन से कुछ ना कुछ नर्व्स निकलता है, पता है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स निकलता है, और स्पाइनल नर्व्स निकलता है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स निकलता है स्पाइनल कॉर्ड में। ये पूरा चीज लास्ट में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी समझो ऐसे। तो यही जो बात बताते हैं इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो सेंटर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइन। ठीक है, चलो, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग ये समझ गए, तो अब ये समझते हैं कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, अब उससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरह के नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स और क्या बोलते हैं इसको, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो देखो, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, तो आने वाला होगा जिसको बोलेंगे सेंसरी एफरेंट, दूसरा जाने वाला होगा जिसको बोलेंगे इफरेंट, जिसके मोटर। ठीक है, जाने वाला होगा मतलब मोटर, मतलब आने वाला जाने वाला मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लाता है उसको बोलते हैं एफेरेंट, और जो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक ले जाता है, मतलब एक्टिव ऑर्गन तक ले जाता है, उसको बोलते हैं इफेरेंट नर्व फाइबर या मोटर फाइबर। ठीक है, तो देखो, ये हमारा ऑर्गन, ठीक है, ये है हमारा ऑर्गन, ये हमारा ऑर्गन, ऑर्गन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है, कोऑर्डिनेशन। तो देखो, तो हम सबसे पहले इसका फर्दर डिवाइड कर लेते हैं एफेरेंट नर्व फाइबर को। सबसे पहले बोल देते हैं कि जो मोटर न्यूरॉन्स है, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो चीज इसको बोलते हैं। ये चीज समझ आ गया। सेंसरी नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम से इम्पल्स रिले करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटन मसल तक। सोमैटिक वाला मतलब स्केलेटन मसल तक अगर कोई न्यूरॉन जाता है तो उसको बोलते हैं कौन सा सिस्टम से आता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अगर स्केलेटन नर्वस सिस्टम, अगर मान लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स अगर जाता है कहाँ, स्केलेटन मसल तक, स्केलेटन मसल तक अगर जाता है तो इसके थ्रू जाता है इम्पल्स, अगर जाता है, ये देखो ये इम्पल्स जा रहा है स्केलेटन मसल तक। ये बात समझ में आ गई। तो ये किस सिस्टम में आएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इससे पहले मैं गंदा को इसको लिख लूँ, ठीक है, पहले इसको लिख लो खुद करके, बाकी वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर समझ, ठीक है।
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड into two parts, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस। ठीक है, तो ये क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स कहाँ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स अगर स्मूथ मसल को जाता है, ये स्टोमक इंटेस्टाइन का मसल हो गया, ठीक है, स्मूथ मसल से इनवॉलेंट्री मसल्स को ये ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बात होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आ गया। अब ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकलता हुआ नर्व्स आता है। नर्व्स अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके जाता है तो इफेरेंट, अगर इफेरेंट भी दो टाइप का, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगर डायरेक्ट स्केलेटल मसल को जाता है तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से लेके जाता है, ठीक है। और जब 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 सेकंड क्या था, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ लेके जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब हम लोग को इनवॉलेंट्री मसल्स की तरफ ले जाता है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोलेंगे ऑटोनोमस नर्वस, ठीक है। चलिए, तो ये समझ आ गई, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा पूरा स्लाइड, ठीक है। तो देख लो यही स्लाइड में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन लेके जाएगा, ठीक है, लेके जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, अगर ये वॉलेंट्री ऑर्गन तक लेके जा रहा है तो ये किस तरह से ले जाएगा, पेरिफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है जो अगर इनवॉलेंट्री मसल्स को लेके अगर जाता है, मान के चलो इनवॉलेंट्री मसल को अगर लेके जाता है तो किस तरह का होगा, सोमैटिक नर्वस। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया सेंसरी, एफ हो गया सेंसरी, एफ हो गया मोटर। मोटर लेके जाता है, मोटर दो जगह लेके जाएगा, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक ऑटोनोमस नर्वस, ये भी दो तरह का होता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। चलो, तो आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलो, तो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, यही चीज जो पिछले स्लाइड में वही चीज ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दो पार्ट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो क्रेनियल नर्व और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखो, ये थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया है। तो एफेरेंट जो इफेरेंट नर्व फाइबर है वो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इफेरेंट से यहाँ पर मैं इफेरेंट मोटर नर्व फाइबर को कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन की तरफ, ये दो ऑर्गन की तरफ जाता है, इन्वॉलेंट्री और voluntary, ठीक है। ये इसमें दिखा रखा है, इसको मत लिखो, ठीक है, ये कंफ्यूजन आ जाएगा। बस इसको लिख लो, ठीक है, आप बस इसको लिख लो, ठीक है, आप इसको लिख लो, है ना। तो यही चीज हमारी एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, थोड़ा सा उल्टा की तरफ लिखा है, उल्टा समझाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है, जो चीज था वो वही स्लाइड में ही था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस द नर्व्स ऑफ द बॉडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, वो क्या करता है, नर्व, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व निकल रहा था, ठीक है, वही तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहा था, ठीक है। तो दो तरह के नर्व्स निकलते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आने की तरफ जो एफेरेंट जिसको बोलते हैं सेंसरी, और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर जाने की तरफ उसको बोलते हैं एफेरेंट, ठीक है। टिश्यू ऑर्गन टू द सेंट्रल, अभी वही डेफिनेशन दिया हुआ है तो आप पढ़ लो इसको, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऑटोनोमिक लिखा है, तो ऑटोनोमिक याद रखें, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस टू अगर स्केलेटल मसल तक ले जाते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोलेंगे। अगर ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम और बोलते हैं तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन की तरफ ले जाएंगे या फिर बॉडी के, ठीक है। अब फर्दर सोमैटिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो जो चीज मैं डायग्राम में लिखा वही तो पूरा एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। अब जो विसरल नर्वस सिस्टम है ये भी पार्ट किसका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो कि होल कंप्राइजेस ऑफ होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द नर्व गैंग्लिया प्लेक्सस, जो प्लेक्सस करता है, ठीक है। ये सब सारा हो गया, तो आप आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, चलिए। तो देखो कि नर्वस सिस्टम में अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, अब टिश्यू के बारे में बात करते हैं, सर और चलते हैं जब देखते हैं टिश्यू के बारे में।
तो नर्वस सिस्टम एक तरह का न्यूरल टिश्यू कंप्राइज करता है। न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है। और जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है? न्यूरॉन होता है और न्यूरोग्लायल सेल्स होता है या ग्लायल सेल्स होता है, न्यूरोग्लायल। एक तरह का सपोर्टिंग सेल्स है। ठीक है, एक तरह का ये सपोर्टिंग सेल्स है। इस सभी का एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक चीज का एक्सेप्शन होता है, वो मैं आगे बताऊँ। ठीक है, सभी का एक्टोडर्मल होता है लेकिन एक का नहीं होता। आगे बढ़ो। तो देखो, जो नर्व सेल है उसका जो नर्व सेल या न्यूरॉन, अब हम लोग न्यूरॉन के बारे में देख लेते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, और जो बोलूँ ना वही लिखना, ज्यादा कुछ मत लिखना, नोट्स में भर लेते हैं, कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, नोट्स इतना ही बनाओ ताकि आपके दिमाग में भरे। ठीक है, और इतना ही पूरा भरे। एनसीईआरटी में पूरा चीज लिखो, एनसीईआरटी का पॉइंट सारा लिखो उसमें। एनसीईआरटी में डिस्कस है, ये नहीं कि मेरे दिमाग में तो एनसीईआरटी जा रही है, एनसीईआरटी लिख ही नहीं रहा है। ये ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? सेंसिबिलिटी होता है, सेंस कर सकता है। ठीक है, टाइट हो सकता है। ठीक है, इरेक्ट हो सकता है। और कंडक्टिविटी, कंडक्शन कर सकता है। इरेक्टिविलिटी होता है, इरेक्ट अपने आप को इरेक्ट है। ठीक है, और टाइट कर सकता है। ठीक है, चलिए। तो इसका तीन पार्ट हम लोग देखते हैं। मेजर जो पार्ट है वो तीन पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है सेल या सेल बॉडी, या फिर बोलते हैं साइटोन। ठीक है, सेल बॉडी या साइटोन। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं डेंड्राइट, और तीसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं एक्सॉन। तीसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सॉन, है ना? आई बात समझ में? जो साइटोन है इसको बोलते हैं सेल बॉडी या फिर सोमा पेरिकैरियोन। ठीक है, सेल body contains the cytoplasm with a typical cell organelle contains certain granule bodies called nucleus। बताता हूँ आगे। ठीक है, देखो, तो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग सारा चीज डिस्कस करते हैं। पहला जो है हमारा साइटोन। ठीक है, साइटोन में न्यूक्लियस ग्रैन्युल होता है। ठीक है, तो साइटोन है, ये जो हमारा पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पूरे बोलते हैं इसको साइटोन का पार्ट होता है। इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, और इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबके बारे में यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, और इसी तरह से नहीं लिखना आपको, आपको ये स्लाइड नहीं लिखनी। आपको कौन सा स्लाइड लिखना है वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आपको ये स्लाइड लिखना है। आई बात समझ में? आपको ये लिखना है ना? देखो, ये स्लाइड आपको लास्ट में लिखना है, इतना ही काम लिखना है। ठीक है, अगर कुछ ज्यादा आता है, ज्यादा लिखना चाहता है तो लिख सकता है ये। ठीक है, देखो, जो निसेल ग्रेनुअल है किसका बना होता है? निसेल ग्रेनुअल होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है, प्लस उसमें क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, दोनों मिला के यहाँ पर में निसेल ग्रेनुअल का फॉर्मेशन करता है। मुझे बताओ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो फंक्शन क्या होता है? मोस्टली इसका फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो हम लोग बोल देते हैं कि निसल ग्रेनुल क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है। ठीक है, और ये रिपेयरिंग में हेल्प करता है। ऐसा प्रोटीन इसमें यूज करता है रिपेयरिंग में। ठीक है, फाउंड इन द साइटोन, फाउंड इन द डेंड्रॉन एंड साइटोन वन। देखो, ये डेंड्राइट में पाया जाता है या डेंड्रॉन फुलर। ठीक है, और डेंड्राइट में पाया जाता है, बट इसका है कि ये एक्सॉन में नहीं पाया जाता। ठीक है, एक्सॉन में नहीं पाया जाता ये। ठीक है, देखो, अब इसी में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है, ये माइक्रो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन तीनों में पाया जाता है। न्यूरोफाइब्रिल्स डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन तीनों में पाया जाता है, ये ध्यान रखो। ठीक है, और ये हेल्प करता है इंटरनल कंडक्शन में। ठीक है, और ट्रांसपोर्टर में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये पूरा ट्रांसपोर्ट का सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होने में ये हेल्प। सही बात समझ में? तो इसका ये फंक्शन है, और कहाँ पाया जाता है ये याद रखना। ठीक है, चलिए, अब मुझे बताओ कि क्या कभी भी जो नर्व होता है वो कभी डिवाइड करता है? तो डिवीजन के लिए मुझे क्या चाहिए? डिवीजन के लिए मुझे क्या चाहिए? सेंट्रियोल। अब क्या होता है? फाइबर्स निकल के आता है। ठीक है, तो वो जो फाइबर्स होता है, एस्ट्रल रेज जिसको बोलते हैं, वो किससे निकलता है? एस्ट्रल रेज सेंट्रियोल से निकलता है, जो सेंट्रियोलिन है बताया। ठीक है ना? ठीक है, तो देखो कि सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है सेल बॉडी में, इसीलिए सेल डिवीजन ही नहीं होता। ठीक है,
सेल डिवीजन इसमें नहीं होता, लेकिन हाँ रीजनरेशन होता है। सेल का रीजनरेशन अगर रिपेयर हो सकता है, रिपेयर हो सकता है नर्व सेल। ठीक है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखा है कि सेल ग्रैन्यूल के बारे में बता दिया ये सारा। तो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखो डेंड्रॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पार्ट हो गया ये हो गया डेंड्रॉन, ठीक है। ये जो पार्ट हो गया ये डेंड्रॉन। अब डेंड्रॉन क्या है? ये शॉर्ट फाइबर है, ब्रांच, जो आपस में क्या करता है, ये रिपीटली ब्रांच देता है। जैसे कि ये देखो, ये एक्सॉन की तरफ चला गया, और ये डेंड्रॉन जो है ये आपस में इस तरह से ब्रांच देता है, ये आगे ब्रांच दे रहा है, ठीक है। अब यही डेंड्रॉन ये आगे ब्रांच दे रहा है, तो ये रिपीटली ब्रांच होता रहता है, ठीक है। ब्रांचिंग का फॉर्मेशन होता है, इसमें निसल ग्रैनुअल की प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी लिख रहा है निसल ग्रैनुअल प्रेजेंट होते हैं, और ये, और इसमें क्या होता है, फाइबर्स होते हैं जो इम्पल्स का ट्रांसपोर्ट करता है टुवार्ड्स द सेल बॉडी। टुवार्ड्स द सेल बॉडी जो इम्पल्स आता है यहाँ पर में, जो दूसरा एक्सॉन टर्मिनल होता है यहाँ से जो इम्पल्स आता है वो सेल बॉडी की तरफ भेजता है, ठीक है। बातें क्लियर हो जाएगी आप, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को बोलते हैं डेंड्रोप्लाज्म, डेंड्राइट के साइटोप्लाज्म को बोलते हैं डेंड्रोप्लाज्म, ठीक है। एंडोप्लाज्म में निसल्स ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट। तो फाइब्रिल्स किस किस में प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइब्रिल्स प्रेजेंट होता है डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन में, लेकिन निसल्स ग्रैन्युल्स सिर्फ निसल ग्रैन्युल्स किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ डेंड्रॉन में और साइटोन में, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे भाई चलो अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है। देखो अब ये सारा चीज मैं डिस्कस कर दिया हूँ, सेल सेल बॉडी के बारे में हमारा डिस्कस हो गया, बस डायग्राम यही बनाना, ठीक है। ये बहुत अच्छा डायग्राम है और सारा चीज सेल बॉडी के बारे में डिस्कस कर दिया, ठीक है। कंटेंट सारा चीज लिखा है, इरेगुलर शेप होता है सेल बॉडी या साइटोन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, डेंड्रोन साइटोन में पाया जाता है, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन का जो, ठीक है। न्यूरोफाइब्रिल्स का बात करें तो ये डेंड्रोन साइटोन और एक्सोन में पाया जाता है, और नर्व इम्पल्स के ट्रांसफर ये हेल्प करता है इंटरनल, ये हेल्प, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं वही नोट वहीं करके लिखना, सेंट्रियल प्रेजेंट होता है जैसे न्यूरॉन एब्सेंट न्यूरॉन में इसलिए हाँ एक चीज और कि यहाँ पर में बट इट इज एब्सेंट इन न्यूरॉन आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ तो ये सेंट्रियल प्रेजेंट होता है, लेकिन बिफोर बर्थ इसका डिवीजन बिफोर बर्थ होता है, ठीक है, बिफोर बर्थ। आफ्टर द बर्थ इसका डिवीजन रुक जाता है, क्योंकि आफ्टर द बर्थ सेंट्रियल एब्सेंट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं आगे वाला पार्ट जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। एक्सॉन हिलॉक है, इसको पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। डेंड्राइट के बारे में डिस्कस हो गया, निसल्स ग्रैन्युल्स ये सब। और निसल्स ग्रैन्युल्स जो होता है ना ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब हम लोग चल लेते हैं एक्सॉन के बारे में डिस्कस, ठीक है। इसके बारे में डिफरेंस देखेंगे एक्सॉन और डेंड्राइट के बारे में। एक्सॉन सबसे बड़ा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, और नर्व फाइबर इसमें होता है, ठीक है। बताया ना कि नर्व फाइबर किसमें डिफरेंट पार्ट होता है। ये डिफरेंट पार्ट क्यों बोलते हैं, ये देखो डिफरेंट मतलब क्या होता है, सेल जो विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर में बोल सकते हैं डिफरेंट पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सेल बॉडी, ठीक है। तो ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, तो ये एक्सॉन से क्या जा रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जा रहा है, ठीक है। ये इम्पल्स क्या करता है, भेजता है टुवर्ड्स द दूसरा डेंड्रॉन, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं कि ये इस तरह का ट्रांसमिशन सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसपोजिशन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन करता है ये जो एक्सॉन है ये सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन करता है। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर है साइटोन, ठीक है, और ये सेंटर से दूर जा रहा है, ये इम्पल्स को सेंटर से दूर ले जा रहा है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, ये ठीक है। और मेन फंक्शन और स्ट्रक्चरल पार्ट यही होता है, एक्सॉन ही होता है, ठीक है। फंक्शनल क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर में जनरेशन होता है, कंडक्शन होता है, सॉरी एक्सॉन में कंडक्शन होता है, और बोल सकते हैं कि एक्सॉन हिलॉक में जनरेशन होता है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा डीपली पॉइंट, ठीक है। न्यूरोफाइबर्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल थ्रू, इससे थ्रू एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है, और न्यूक्लियस ग्रैन्युल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, ये लिखा है ना पॉइंट, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेना। टर्मिनल पार्ट किसको बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं टर्मिनल पार्ट को, जिसको बोलते हैं डिस्टल एंड बोलते हैं। टर्मिनल पार्ट को क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया, एंड इट ट्रांसफर्ड इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी
द साइनैप्स और टू द न्यूरॉन जंक्शन। ये सेल बॉडी से अभी ये भेजता है ट्रांसमिशन को, कहाँ भेजता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अगली बात समझ में, है ना? तो एक चीज और, मेरा लास्ट टॉपिक बच रहा है, कौन सा टॉपिक है ये? न्यूरोग्लिया। ठीक है, अब जब हम लोग जो नर्व सेल के बारे में डिस्कस कर दिए, हाँ एक चीज बच रहा है, देखो जो एक्सॉन है ये हमेशा सिंगल होता है। एक एक न्यूरॉन के बारे में अगर बात करते हैं तो एक्सॉन है वो हमेशा एक सिंगल होता है। डेंड्रॉन एक से ज्यादा हो सकता है। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या होता है? न्यूरोफाइब्रिल्स एक्सॉन में प्रेजेंट होता है और डेंड्रॉन में प्रेजेंट होता है, बट बेसल ग्रैन्युल्स एक्सॉन में एब्सेंट होता है और डेंड्रॉन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सॉन से एब्सेंट। साइज किसका ज्यादा होता है? एक्सॉन का ज्यादा होता है, डेंड्रॉन का साइज छोटा होता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कौन करता है? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, कहाँ से कहाँ जाता है? सेल बॉडी के अवे जाता है, लेकिन ये डेंड्रॉन क्या करता है? सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिशन भेजता है। ठीक है, सोचो थोड़ा सा, सोचो, दिमाग लगाओ। ठीक है, सारा पॉइंट याद करना, रटना नहीं है, सारा पॉइंट अपने आप दिमाग में आ जाए। चलिए, तो एक हमारा जो लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। देखो, नर्वस टिश्यू दो टाइप का होता है। एक तो कंडक्शन वाला जो होता है, जो कंडक्टिंग में हेल्प करता है, कंडक्शन में हेल्प करता है। और दूसरा जो होता है हमारे पास, दूसरा जो हमारे पास होता है वो कौन होता है? कंडक्शन में हेल्प नहीं करता है। वैसी बात है, ठीक है। दूसरा होता है जो कंडक्शन में हेल्प नहीं करता, जिसको बोलते हैं न्यूरोग्लाइयल सेल्स या ग्लाइयल सेल्स, वो क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लिया, बोलते हैं न्यूरोग्लिया। ये कंडक्शन में हेल्प नहीं करता, लेकिन ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या बनाते हैं? पैकिंग सब्सटेंस होते हैं न्यूरॉन्स के अराउंड। ये न्यूरॉन्स है, इसके अराउंड ये पैकिंग सब्सटेंस पूरी तरह के न्यूरॉन्स को पैक करके रखते हैं। ठीक है? इस तरह से पैक करते हुए आगे फाइलोजेनेसिस में बताऊंगा। ठीक है, मोर देन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ द सिस्टम, जितना न्यूरॉन्स होता है उसका हाफ वॉल्यूम यही प्रेजेंट। ठीक है, पैकिंग करोगे तो पैकिंग सामान तो ज्यादा, तो पैकिंग को ज्यादा वॉल्यूम बन जाता है। देखो, तो दो तरह में बात करें। पहला बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पहला है एस्ट्रोसाइट। ठीक है, पहला क्या है? एस्ट्रोसाइट। और एस्ट्रोसाइट का सारा चीज यही लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्या करता है? एक स्टार शेप का सेल्स होता है एस्ट्रोसाइट। ठीक है, जो कि एंडोडर्मल सॉरी एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। मैं बताया था कि एक का एक्टोडर्मल हो जाए, सॉरी एक का मीजोडर्मल होगा। ठीक है, माइक्रोग्लाइयल सेल्स है, किसका? माइक्रोग्लाइयल सेल का। बाकी जितने भी सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के, जितने भी नर्वस टिश्यू सबका नर्वस टिश्यू के सेल होते हैं, सबका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल होता है, एक्सेप्ट माइक्रोग्लाइयल सेल्स जो कि मीजोडर्मल होता है। एम से माइक्रो, एम से मीजो। ठीक है, चलो याद हो गया ये भी। एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट एक स्टार शेप सेल होता है। देखो किस तरह से, ये एस्ट्रोसाइट, ये एस्ट्रोसाइट स्टार शेप सेल हो गया। और ये क्या है? ये है एस्ट्रोसाइट। और ये क्या है? न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है या बॉडी होगा, जो भी रखा है, ये इस पे जाके बाइंड किया रहता है। अब क्यों बाइंड करता है भाई? क्या जरूरी है बाइंड करने का? ये स्टार से सेल होता है, इसको एस्ट्रोसाइट। ठीक है, क्यों बाइंड करता है? क्यों बाइंड करता है ये? चलो देखो, ये एक तरह का ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ठीक है, और इसमें एक खास बात है कि ये फाइट करने का कैपेसिटी, तो ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, एक्ट एज ए ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये क्या करता है? न्यूरोटॉक्सिन को प्रिवेंट करता है ब्रेन में आने। तो मेन फंक्शन क्या हुआ? न्यूरोटॉक्सिन को प्रिवेंट करता है ब्रेन में आने से। ठीक है, और इसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी। दूसरा है ऑलिगोडेंड्रोसाइट। ऑलिगोडेंड्रोसाइट भी एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, बताया। तब माइलिनोजेनेसिस, ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर में स्वान सेल जो होता है वो भी एक्टोडर्मल तो होता है। ठीक है, लेकिन ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है पीएनएस में। वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो पीएनएस में कौन सिंथेसिस करता है? पीएनएस में स्वान सेल माइलिनोजेनेसिस करता है, लेकिन ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑलिगोडेंड्रोसाइट स्वान सेल का, ये माइलिन सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, माइक्रोग्लाइयल सेल जिसका मैं सारा स्ट्रक्चर बताऊंगा, ये देखो, ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट हो गया। तो ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट है, ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल का फॉर्मेशन करता है, ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? स्वान सेल। ये स्वान सेल हो गया, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या करता है? माइलिन सेल का फॉर्मेशन, है ना?
लेकिन प्रेजेंट दोनों में होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट की बात करें, ये हो गया इस तरह से ऐसे स्टार से तो लेकिन माइक्रोग्लाइल सेल ये स्टार शेप ही होता है, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये किस चीज को फॉर्मेशन करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एपेंडाइमल सेल, सही बात समझे, एपेंडाइमल सेल भी होता है एक तरह से। तो यहाँ पर मैं एक और चीज दिख रहा है कि बर्थ के बाद डिवाइड नहीं करता, क्योंकि सेंट्रियल एब्सेंट होता है, और जो लार्जेस्ट सेल होता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच सेल, जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो नर्व सेल, सेल बायो का जो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। लार्जेस्ट मतलब 3D डायमीटर में बड़ा होना, 3D डायमीटर में, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट होता है वो 1D और 2D डायमेंशन में, ठीक है। इसी के तो 3 डायमेंशन में बड़ा होगा उसको सेल को लार्जेस्ट बोलेंगे, और 2D डायमेंशन में जो सेल बढ़ता है क्या उसको बोलेंगे लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट या दिमाग लगा के देखो लार्जेस्ट में क्या होता है, लार्जेस्ट में, ठीक है। तो माइक्रोग्लाइयल सेल्स का जो फंक्शन है ये फेगोसाइटोसिस, मेसोडर्मल ऑर्गन, है ना। चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और आज का वीडियो अपने इतना ही था, आज का जो टॉपिक था ये इतना ही था, ठीक है। तो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, तभी हमें फीडबैक मिलता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं। वीडियो देखो तो यार प्लीज छोटा सा कमेंट कर दो कि हाँ कैसा है, ठीक है, किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए, कुछ गड़बड़ होगा तो वो भी कुछ क्या, ठीक है। आई बात समझ में। तो चलिए, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।